हेलो एवरीवन, आई एम स्नेहा शालवी। हम लोग यहाँ पे पॉलिटी पढ़ रहे थे जिसमें सुप्रीम कोर्ट के बारे में हम लोग बेसिक चीज़ें जान चुके हैं। अब हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे उसके पावर्स के बारे में, उसका जुरिस्डिक्शन क्या है, पावर्स क्या है, उसके बारे में। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले तो हम लोग देखते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसको कितने तरह का पावर दी है। सबसे पहले ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन। ओरिजिनल में क्या होता है कि जैसे स्टेट या स्टेट वर्सेस स्टेट हो गया, ऐसे हम आपको ये आगे डिटेल में पढ़ाएंगे। सेंटर वर्सेस स्टेट हो गया, तो इसमें क्या होगा, कौन फाइनल जो जजमेंट है वो कौन देगा, तो सुप्रीम कोर्ट देगी। फिर रिट जुरिस्डिक्शन, आर्टिकल 32 पढ़ चुके हैं हम लोग। अपीलिएट जुरिस्डिक्शन, इस कोर्ट से उस कोर्ट में अपील जाएगा। सिविल मैटर में अलग आर्टिकल है, क्रिमिनल मैटर में अलग आर्टिकल है। आप लोग बताइए, अभी थोड़ी देर पहले हम बताए थे सिविल और क्रिमिनल का अलग अलग। एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन 143 में है, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड 129 में। ध्यान रखना ये आर्टिकल इंपॉर्टेंट है। जुडिशियल रिव्यू का पावर है इनके पास, रिव्यू कर सकते हैं। और कॉन्स्टिट्यूशन का इंटरप्रिटेशन का पावर भी इनके पास है कि कॉन्स्टिट्यूशन को किस तरीके से इंटरप्रेट किया जाएगा, ये भी जज ही, सुप्रीम कोर्ट के जज ही डिसाइड करते हैं। बाकी और अदर पावर्स में अगर देखें तो किसी इलेक्शन को लेके अगर डिस्प्यूट हो जाता है, जैसे प्रेसिडेंट के इलेक्शन या वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन को लेके कुछ डिस्प्यूट हो जाता है, तो फाइनल डिसीजन इन्हीं का आता है। इस केस में इनके पास ओरिजिनल, एक्सक्लूसिव और फाइनल अथॉरिटी है। ध्यान रखना, ओरिजिनल है मतलब इन्हीं के पास, इनका ओरिजिनल है ये। एक्सक्लूसिव मतलब सिर्फ इन्हीं के पास है और कोई नहीं ये कर सकता। और फाइनल मतलब ये जो बोल दिए वो फाइनल है। ओके, फिर जैसे मान लीजिए यूपीएससी एसपीएससी का चेयरमैन है या कोई मेंबर है, उसका कोई मिसकंडक्ट हुआ है, तो उससे रिलेटेड भी इंक्वायरी यही करते हैं। यूपीएससी एसपीएससी क्या हो गया, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। जीएसपीएससी क्या हो गया, जॉइंट स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। फिर अगर मान लीजिए इट ऑथराइजेज टू विथड्रॉ द केसेस पेंडिंग बिफोर द हाई कोर्ट, मतलब मान लीजिए हाई कोर्ट में कोई केस चल रही है, बोलेगा नहीं तुम नहीं करो, हम लेके करेंगे। ठीक है, तो ये काम वो कर सकता है। ट्रांसफर कर सकता है कोई भी केस को इधर से उधर, पेंडिंग बिफोर वन हाई कोर्ट टू अनदर, मतलब बोल देगा तुम नहीं करो तुम करो। बोलेगा ना हायरार्कियली ऑर्गेनाइज्ड है, मतलब क्या उसके पास बहुत पावर है, उसके नीचे वाला जितना है उसके कंट्रोल में है। दादाजी पापा को डांट सकते हैं ना, दादाजी चाचा को भी डांट सकते हैं। दादाजी बोल सकते हैं कि चाचा ये काम नहीं करेंगे, पापा ये काम करेंगे। ठीक है, तो इस वो पावर है। इट्स लॉ इज बाइंडिंग ऑन ऑल कोर्ट्स ऑफ इंडिया। इसका जो बोलता है ना, या जिसका जो भी जजमेंट होगा वो थ्रू आउट द कंट्री वैल्यूएबल होगा। जैसे हाई कोर्ट का क्या है, रिट जुरिस्डिक्शन में ही जैसे हम लोग बात करें, अगर वो कोई जजमेंट दिया तो उसी वहाँ पे लागू होता है, पूरे में नहीं होता है। बाकी इसका जुडिशियल सुपरिटेंडेंस एंड कंट्रोल ऑल ओवर द कोर्ट, ट्रिब्यूनल सब में है। अब हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन किस में है, 131। कोर्ट 129 में हम लोग अभी क्या पढ़े थे, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। आर्टिकल 131 में क्या है, ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन। ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन में क्या हो गया, वही सेंटर या एक से ज़्यादा स्टेट या एक से ज़्यादा स्टेट, इससे सेंटर एंड वन और मोर स्टेट। मतलब मान लीजिए ऐसे देखिए, सेंटर एक साइड हो गया वर्सेस स्टेट एक साइड हो गया। ठीक है, यहाँ सेंटर के साथ मान लीजिए एक और स्टेट आ गया वर्सेस इधर एक स्टेट हो गया, या मान लीजिए इधर स्टेट एक हो या एक से ज़्यादा हो वर्सेस दूसरा स्टेट, या इधर भी एक से ज़्यादा हो। मतलब समझ रहे हैं, आपस में कोई भी लड़ ले, सेंटर लड़ ले स्टेट से, स्टेट लड़ ले आपस में, सेंटर की तरफ एक स्टेट, स्टेट की तरफ एक स्टेट, कुछ भी हो, सबका ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन किसके पास है, सुप्रीम कोर्ट के पास है। एक्सक्लूसिव है और ओरिजिनल है। एक्सक्लूसिव का मतलब यही होता है कि सिर्फ इसी के पास है और किसी के पास नहीं है। रिट जुरिस्डिक्शन आर्टिकल 32 में है, फंडामेंटल राइट से रिलेटेड हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि फंडामेंटल राइट का अगर आपको नहीं दिया जाता आपका फंडामेंटल राइट, या उसका आपसे छीना जाता है, तो आप उसके लिए डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो अंडर आर्टिकल 32, और डायरेक्ट हाई कोर्ट में जा सकते हो अंडर आर्टिकल 226। ये ध्यान रखना, आर्टिकल 226 जो है वो रिट जुरिस्डिक्शन है हाई कोर्ट का। इसका भी ओरिजिनल है और लेकिन एक्सक्लूसिव नहीं है। क्यों, क्योंकि हाई कोर्ट में भी हम बताया भी है, हाई कोर्ट में ये है डिफरेंस क्या है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के रिट जुरिस्डिक्शन का, पहले बता चुके हैं हम, एक बार और बता देते हैं कि रिट जुरिस्डिक्शन सुप्रीम कोर्ट जो है वो सिर्फ फंडामेंटल राइट पे करेगी और जो भी बोल दी ये पूरा कंट्री पे लागू होगा। लेकिन हाई कोर्ट जो करेगी वो सिर्फ और सिर्फ फंडामेंटल राइट पे नहीं करेगी, इसके अलावा वो कोई और राइट पे भी रिट जुरिस्डिक्शन ला सकती है। और साथ ही में वो जो जजमेंट देगी वो उसी के टेरिटोरियल एक्सटेंट में लागू होगा।
नेक्स्ट इज अपीलिएट जुरिस्डिक्शन, अपील कर सकते हैं, तो हाई कोर्ट से अपील कर सकते हैं, चाहे वो सिविल केस हो या क्रिमिनल केस हो, दोनों केस में हम अपील कर सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर हो तो भी हम अपील कर सकते हैं, सिविल मैटर हो आर्टिकल 133 में अपील कर सकते हैं। ये सब क्वेश्चन कौन डिसाइड करता है? सुप्रीम कोर्ट। मतलब देखिए ऐसा नहीं है कि सारा केस ही हम जाकर सुप्रीम कोर्ट में, फिर तो मतलब सुप्रीम कोर्ट ये नॉर्मल जमीनी विवाद और यही सब सुलझाने में रह जाएगी। आपको सर्टिफाई करना पड़ेगा, आप हाई कोर्ट सर्टिफाई करती है कि ये एक ऐसा केस है जिसमें कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन का ज़रूरत है, तभी वो केस जो है सुप्रीम कोर्ट में जाता है। सारा केस नहीं जा सकता है, हाई कोर्ट ही अप्रूव कर दी है कि ये सुप्रीम कोर्ट में जाने लायक है, तभी वो केस सुप्रीम कोर्ट में जाता है। ओके, नेक्स्ट इज क्रिमिनल मैटर में 134, 129 में क्या पढ़े थे? कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। 130 में क्या पढ़े? 131 में क्या पढ़े थे? ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन। 133 में सिविल मैटर में, 134 में क्रिमिनल मैटर में। ठीक है, क्रिमिनल मैटर में भी यही है कि ऐसा नहीं है कि सब केस में जा सकते हैं, कि हाई कोर्ट हैज़ ऑन अपील रिवर्स्ड एंड ऑर्डर, मतलब देखिए किसी केस में भी नहीं जा सकते। किस किस केस में जा सकते हैं वो यहाँ पे पहले बताया हुआ कि मान लीजिए कोई ऐसा ऑर्डर था कि इसको सजा हो जाना चाहिए पर नहीं हुआ, हाई कोर्ट जो है उसको पलट दिया ऑर्डर, तब वो जा सकता है। ठीक है, या मतलब उसको छोड़ देना चाहिए, मान लीजिए उसको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बोला था छोड़ देना चाहिए, पर अदर पार्टी वाला गया हाई कोर्ट में और वो बोल दिया, हाई कोर्ट बोल दिया कि नहीं इसको तो सज़ा होना चाहिए, 10 साल से ज़्यादा का या फाइन होना चाहिए, तो उस केस में जाया जा सकता है। या फिर अगर लाइफ इम्प्रिजनमेंट के केस में, या फिर जैसे कि मान लीजिए सबऑर्डिनेट कोर्ट से कोई केस लेके हाई कोर्ट अपने पास ले आई और उसमें लाइफ इम्प्रिजनमेंट दे दी। लाइफ इम्प्रिजनमेंट का मतलब क्या होता है? आजीवन कारावास। तो या 10 साल से ऊपर का भी सज़ा दे दी तो भी वो जा सकता है, लेकिन सबऑर्डिनेट कोर्ट से वो खुद लाना चाहिए। अपील के केस में क्या होता है कि पहले वो मना कर, सबऑर्डिनेट कोर्ट बोल दे नहीं नहीं ठीक है तुम जाओ, और हाई कोर्ट बोल दे कि नहीं नहीं ठीक है तुम नहीं जाओ, तुमको इतना दिन का सज़ा होगा। ओके, या तो हाई कोर्ट खुद ही सर्टिफाई कर देती है कि ये केस जो है वो जा सकता है सुप्रीम कोर्ट में। ठीक है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद अपील बाय स्पेशल लीव। देखिए एक स्पेशल लीव पिटीशन होता है जो कि अगर ग्रांट हो गया तो पीछे वाला केस के अलावा भी आप जा सकते हो सुप्रीम कोर्ट में अपील के लिए। हालांकि ये डिस्क्रिशन होता है स्पेशल लीव का सुप्रीम कोर्ट के पास कि वो देना चाहे या नहीं देना चाहे। ठीक है, किसी भी कोर्ट से स्पेशल लीव आ सकता है, बट मिलिट्री ट्रिब्यूनल और मार्शल कोर्ट से नहीं आ सकता है। इसमें 4 एस्पेक्ट होते हैं। इट इज़ अ डिस्क्रिशनरी पावर, ऐसा नहीं है कि हम जाके बोले, जैसे रेड जुरिस्डिक्शन में हम गए तो उसको लेना ही पड़ेगा वो केस, लेकिन ये स्पेशल लीव पिटीशन में अगर हम गए तो ज़रूरी नहीं है उसको लेना पड़ेगा। इसको फाइनल या इंटरलॉक्यूटरी किसी भी जजमेंट में लिया जा सकता है। उसके बाद इट कैन बी ग्रांटेड अगेंस्ट एनी कोर्ट, किसी भी मैटर में, कॉन्स्टिट्यूशनल हो, सिविल हो, रेवेन्यू हो, कुछ भी हो। ठीक है, नेक्स्ट इज एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन। अभी तक बहुत बार बता चुके हैं, आर्टिकल 143 में जो है दिया हुआ है एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन, जिसमें कि प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट से एडवाइस मांगती है ऑन लीगल मैटर्स। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कोई पब्लिक इंपॉर्टेंस का हो या फिर कोई डिस्प्यूट हो रहा हो जो कि प्री कॉन्स्टिट्यूशनल, ऐसा हो सकता है ना कि कोई पहले कॉन्स्टिट्यूशन के पहले कोई ट्रीटी हो गया, आप समझ ही नहीं आ रहा है कि वो लीगली वैलिड है कि नहीं है, हम लॉ बना दिए फिर कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिस पे वो कॉन्फ्लिक्ट कर रहा है, तो कॉन्स्टिट्यूशन का इंटरप्रेटर कौन है? तो सुप्रीम कोर्ट है, तो सुप्रीम कोर्ट ही बताएगी कि बनाना चाहिए वो लॉ या नहीं, तो एडवाइस ले सकता है प्रेसिडेंट। ये सिर्फ एडवाइजरी होता है, जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट नहीं होता है, इसीलिए बाइंडिंग भी नहीं होता है। नेक्स्ट इज कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड में क्या होता है? कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड में ये होता है कि ये जितना भी जजमेंट देगी, मतलब कि सुप्रीम कोर्ट जितने भी जजमेंट्स दे रहे हैं वो जो है उसको रिकॉर्ड बनाते जाना चाहिए, या मतलब वो एक रिकॉर्ड बनते जा रहा है, और आज से 10 साल पहले भी अगर कोई जजमेंट आया था वो आज भी वैलिड है। ऐसा नहीं है कि वो वैलिड अनटिल सुप्रीम कोर्ट उसको खुद ही नलीफाई करके उसी केस में दूसरा जजमेंट दे दी हो, तो वो आज भी वैलिड है। इसी को हम लोग कहते हैं कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। जजमेंट, प्रोसीडिंग एंड एक्ट्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट आर रिकॉर्ड फॉर
परपीचुअल एविडेंस एंड टेस्टिमनी, मतलब परपीचुअल मेमोरी, मतलब आज भी हम लोग जैसे बोलते हैं ना कि केशवानंद भारती केस 1973 में ये हुआ था बेसिक स्ट्रक्चर, जो कि आज भी लागू है। आज भी कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ऐसा नहीं हो सकता जो बेसिक स्ट्रक्चर को वायलेट करे, ठीक है, इसका ध्यान रखिएगा। इट हैज़ पावर टू पनिश फॉर कंटेम्प्ट ओनली ऑफ, नॉट ओन कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट वो लगा सकती है, सिर्फ अपना नहीं, अगर हाई कोर्ट में भी कोई कुछ गड़बड़ कर रहा है तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट वो लगा सकती है, सबऑर्डिनेट कोर्ट में भी कर रहा है तो वो लगा सकती है। ध्यान रखिएगा, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के बारे में तो दिया हुआ है, लेकिन कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के डेफिनेशन या सिविल कंटेम्प्ट क्या होता है ये सब कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं दिया हुआ है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971 में दिया हुआ है। ओके, दिस वाज ऑल अबाउट सुप्रीम कोर्ट। अब हम लोग जाते हैं हाई कोर्ट की तरफ। हाई कोर्ट में अगर हम लोग देखें तो सबसे पहले तो आर्टिकल देखेंगे, तो आर्टिकल 214 है हाई कोर्ट ऑफ स्टेट के बारे में, ठीक है। 215 है कि हाई कोर्ट भी कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड होगा। कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड के बारे में अभी बताए हैं। कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड क्या होता है कि जितने भी कोर्ट के जुडिशियल प्रोसीडिंग्स या प्रोनाउंसमेंट्स होंगे वो एक रिकॉर्ड के तरीके से रहेगा, परपीचुअल मेमोरी में, मतलब वो हमेशा के मेमोरी में रह जाएगा। 216 में क्या हो जाता है, हाई कोर्ट का कॉन्स्टिट्यूशन होगा। 217 में अपॉइंटमेंट और कंडीशन जज का कैसे होगा नहीं होगा ये सब। 218 में एप्लीकेशन ऑफ सर्टेन प्रोविजन रिलेटिंग टू सुप्रीम कोर्ट टू हाई कोर्ट, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के रिलेशन के बारे में है काइंड ऑफ। 219 में ओथ, 220 में रेस्ट्रिक्शन है, मतलब अगर आप परमानेंट जज बन गए हैं तो आपका कुछ रिस्ट्रिक्शन हो जाता है। 221 में सैलरी वगैरह। 22 में ट्रांसफर ऑफ जज फ्रॉम वन हाई कोर्ट टू अनदर। 23 में एक्टिंग चीफ जस्टिस, एक्टिंग चीफ जस्टिस अभी हम बताए थे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के केस में, सेम यहाँ पे भी होता है चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट के केस में भी, अगर नहीं है तो टेम्पररी बेसिस पे बनाया जा सकता है। 224 में है एडिशनल और एक्टिंग जज, जैसे एक्टिंग चीफ जस्टिस हुए वैसे ही एक्टिंग जज हो जाते हैं। 224 ए में है कि रिटायर्ड जज के बारे में है, जैसे हम बताए थे ना रिटायर्ड जज को बुलाया जा सकता है अगर कोरम कंप्लीट ना हो। 225 में है जुरिस्डिक्शन ऑफ एग्जिस्टिंग हाई कोर्ट। 226 में है हाई कोर्ट रिट्स इशू कर सकता है। 227 में, ये ध्यान रखिएगा 200 रिट्स वाला। 227 में सुप्री पावर एंड सुपरिटेंडेंस ओवर ऑल कोर्ट्स ऑफ द स्टेट, मतलब हाई कोर्ट ऑफ पटना जो है उसके नीचे जितनी भी कोर्ट्स है, हर डिस्ट्रिक्ट में एक कोर्ट है, उस सब पे उसका पावर होता है। ट्रांसफर ऑफ सर्टेन केसेस टू हाई कोर्ट, मतलब बोल सकती है कि सब ऑर्डिनेट कोर्ट में जो केस है वो लेके आओ हम करेंगे। 228 में हो जाएगा वहाँ के ऑफिसर जो होंगे या सर्वेंट कैसे काम करेंगे, किसके बेसिस में कैसा कहाँ से पैसा आएगा उसके बारे में। 230 में है वही जुरिस्डिक्शन हाई कोर्ट का कैसे बढ़ेगा या कैसे उसका एग्जामिन किया जाता है यूनियन टेरिटरी में। 231 में कॉमन हाई कोर्ट के बारे में बात किया जा रहा है, एक या एक से अधिक स्टेट के लिए कॉमन हाई कोर्ट के बारे में। हाई कोर्ट जो है वो एक स्टेट में एपेक्स जुडिशियल बॉडी होती है, मतलब क्या ध्यान रखना है, एक कोई स्टेट है तो स्टेट में जुडिशरी में अगर एपेक्स है तो वो हाई कोर्ट है, उसका ढेर सारा क्या हो जाता है हाई सबऑर्डिनेट कोर्ट हो जाता है। ओके, हाई कोर्ट हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील है कहाँ पे, स्टेट में। अगर ऐसे हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील पूछ ले तो क्या हो जाएगा, सुप्रीम कोर्ट हो जाएगा। फंडामेंटल राइट के गारंटर ये भी है, क्यों, क्योंकि आर्टिकल 226 में कहा हुआ है कि रेट जुरिस्डिक्शन इनके पास भी है। गार्जियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन को ये भी इंटरप्रेट करते हैं, इंटरप्रेटर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अब इनका टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन के बारे में, जैसे सुप्रीम कोर्ट का टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन हम लोग नहीं पढ़े थे, क्यों नहीं पढ़े थे, क्योंकि पूरा इंडिया जितना भी है वो पूरा का पूरा इंडिया का जुरिस्डिक्शन जो है सुप्रीम कोर्ट के पास है। पर हाई कोर्ट के केस में तो ऐसा नहीं होता, हाई कोर्ट के पास तो लिमिटेड जुरिस्डिक्शन है। तो कितना जुरिस्डिक्शन है, क्या है उसके बारे में, तो सबसे पहले 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1956, ध्यान रखना है 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में बोला था कि कॉमन हाई कोर्ट बन सकता है एक से ज़्यादा स्टेट के लिए, मतलब पहले था कि हर स्टेट में एक हाई कोर्ट होगा, फिर वो कोई छोटा स्टेट है तो क्यों एक तो हाई कोर्ट बनाना, 2 स्टेट को कॉमन एक तो हाई कोर्ट बना दो, इस तरीके से वो हुआ था। तो यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख हैव अ कॉमन हाई कोर्ट। एग्जाम्पल में भी आप देख सकते हैं आर्टिकल 370 के एब्रोगेशन के बाद जो जम्मू कश्मीर स्टेट का जो हाई कोर्ट था वो इन दोनों टेरिटरी का, यूनियन टेरिटरी का हाई कोर्ट बन गया है। टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन जो है वो उसी जिस स्टेट का या जिस यूटी का वो हाई कोर्ट है उसका को टर्मिनस होता है। को टर्मिनस मतलब जितना ये है उतना ये है। ओके,
टर्मिनस विद, ठीक है। पार्लियामेंट कैन एक्सटेंड द जुरिसडिक्शन ऑफ हाई कोर्ट, मतलब मान लीजिए कि कोई यूनियन टेरिटरी है, उसको किसी और हाई कोर्ट के जुरिसडिक्शन में लाना है, तो वो काम पार्लियामेंट कर सकती है, ठीक है। हाई कोर्ट में कितने जज होते हैं, उसका क्या कॉम्पोजिशन होता है, तो कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा कुछ बोलता नहीं है कि ऐसा कोई कॉम्पोजिशन होगा। अपना डिसाइड कर लो भाई, तुम्हारे यहाँ क्या पॉपुलेशन है, कितना केसेस है, उसके बेसिस पे अपना डिसाइड कर लो। लेकिन ये डिसाइड कौन करेगा, प्रेसिडेंट करेंगे। ध्यान रखिएगा, हाई कोर्ट के भी चीज़ें जो होता है ना, ऐसा नहीं कि गवर्नर करते हैं, कंफ्यूजिंग पॉइंट यही हो जाता है। लेकिन हाई कोर्ट की भी मोस्टली चीज़ें प्रेसिडेंट ही करते हैं। प्रेसिडेंट डिटरमाइंस द स्ट्रेंथ ऑफ हाई कोर्ट फ्रॉम टाइम टू टाइम। जैसे कि सुप्रीम कोर्ट में बढ़ा था ना, पहले 8 ही था, अभी 34 जज है। उसी तरीके से हाई कोर्ट में भी बढ़ते हैं, पहले कितने जज थे, आज कितने जज हैं, वो वैरी करते रहते हैं। फिर अपॉइंटमेंट ऑफ जज ऑफ हाई कोर्ट, हाई कोर्ट में जज का अपॉइंटमेंट कौन करता है, तो ये भी प्रेसिडेंट ही करते हैं, ठीक है। ये कंफ्यूजन नहीं करना है, ये गवर्नर करते हैं। हाई कोर्ट का भी काम सब क्या करते हैं, ये अपॉइंटमेंट, ये इंपॉर्टेंट चीज़ प्रेसिडेंट ही करते हैं। चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट भी यही बताते हैं, और बाकी जजेस के बारे में भी, अपॉइंटमेंट के बारे में भी यही बताते हैं। इनका चीफ जस्टिस का अपॉइंटमेंट कौन करता है, प्रेसिडेंट करते हैं ऑफ कोर्स। किससे कंसल्ट करके, गवर्नर से कंसल्ट करके और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से कंसल्ट करके, ठीक है। किससे कंसल्ट करते हैं, गवर्नर से और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से। उस वाले में क्या था, सुप्रीम कोर्ट के जज वाले में, चीफ जस्टिस में क्या था कि एज ही डीम नेसेसरी, किसी भी सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के जज से वो कंसल्ट कर सकते हैं एज ही डीम नेसेसरी। पर इसमें ये नहीं है, इसमें बता दिया है कि गवर्नर से कंसल्ट करेंगे या तो फिर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से कंसल्ट करेंगे। अपॉइंटमेंट ऑफ अदर जजेस ऑफ हाई कोर्ट, अगर हम लोग देखें तो इसमें भी गवर्नर से कंसल्ट करते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से कंसल्ट करते हैं और चीफ जस्टिस ऑफ कंसर्न्ड हाई कोर्ट से कंसल्ट करते हैं, ठीक है। दूसरे जज को दे रहे हैं तो वहाँ के जो चीफ जस्टिस है उससे भी तो कंसल्ट करेंगे ही ना। सेकेंड जज केस में बोला था कि कंसल्टेशन का मतलब कंकरेंस होता है, मतलब बाइंडिंग होगा। हालांकि थर्ड जज केस में ये बोल दिया था कि ये जो है कॉलेजियम होगा, 2 सीनियर मोस्ट जज का जो रिकमेंड करती है कि, मतलब पहले था कि एक चीफ जस्टिस कर रहा है, तो अब ऐसा नहीं है, अब 2 सीनियर मोस्ट जज जो हैं वो उनके द्वारा, उनको कंसल्ट किया जाएगा चीफ जस्टिस के द्वारा, तभी रिकमेंड किया जाएगा। फिर क्वालिफिकेशन के बारे में अगर हम लोग बात करें तो पहला क्वालिफिकेशन तो ऑब्वियसली चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। फिर कोई भी जुडिशियल ऑफिस होल्ड करना चाहिए 10 साल के लिए, या तो फिर एडवोकेट होना चाहिए हाई कोर्ट में 10 साल के लिए, ठीक है। यहाँ पे क्या है, जैसे वहाँ पे बोला गया था ना कि डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट भी अगर कोई है तो उसको चीफ जस्टिस या जज बनाया जा सकता है। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं, यहाँ पे अगर जज बनाना है तो या तो 10 साल तक एडवोकेट रहो हाई कोर्ट में, या तो 10 साल तक मतलब कोई जुडिशियल ऑफिस होल्ड करो। ये ध्यान रखिएगा, हाई कोर्ट से मतलब ये नहीं है कि एक ही हाई कोर्ट में होना चाहिए। मतलब मान लीजिए 2 साल बॉम्बे हाई कोर्ट में काम किया, फिर 4 साल कलकत्ता हाई कोर्ट में काम किया, फिर 2 साल महाराष्ट्र हाई कोर्ट में काम किया, फिर पटना हाई कोर्ट में काम किया, तो इस तरीके से मिला के टोटल 10 साल होना चाहिए, ठीक। ध्यान रखना है इसमें भी मिनिमम कोई एज नहीं है, लेकिन मैक्सिमम एज 62 है। ओथ एंड अफर्मेशन, यहाँ पे ये ध्यान रखना, ओथ और अफर्मेशन गवर्नर ले आते हैं। अभी तक क्या एक डिफरेंस मिला है, हाई कोर्ट में क्या ऐसा काम है जो गवर्नर करते हैं, तो सिर्फ और सिर्फ ओथ एंड अफर्मेशन दिलवाते हैं। वही सेम है, ट्रू फेथ एंड अलीजियंस, अपहोल्ड द सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी, और बेस्ट ऑफ हिज नॉलेज में काम करेंगे, अपहोल्ड करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन को, ठीक है। सैलरीज और अलाउंस सब पार्लियामेंट के द्वारा डिसाइड किया जाता है, और इसको उनके डिसएडवांटेज में नहीं चेंज किया जाता है। फाइनेंशियल इमरजेंसी के दौरान किया जा सकता है, वो आर्टिकल 360 में आता है, दैट इज़ अ डिफरेंट केस। फिर टेन्योर ऑफ हाई कोर्ट जज सेम बताए थे, 62 ईयर है, मिनिमम कोई एज नहीं है, मैक्सिमम 62 है। सुप्रीम कोर्ट के बारे में अगर बात करें तो वो 65 होता है, ठीक है। वो अपना रेजिग्नेशन दे सकते हैं प्रेसिडेंट को। देखिए सिर्फ ओथ गवर्नर दिलवा रहा है, अपॉइंट भी प्रेसिडेंट कर रहा है, और हटा भी, या मतलब रेजिग्नेशन भी जो है वो प्रेसिडेंट ही एक्सेप्ट करता है, ठीक है। रिमूव भी जो है वो प्रेसिडेंट ही करता है पार्लियामेंट के रिकमेंडेशन पे। और मान लीजिए अगर एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट ट्रांसफ़र हो गया, फिर तो वो वेकेट हो ही जाएगा ना पिछला वाला। रिमूवल के बारे में अगर हम लोग बात करें
तो रिमूवल होगा, ये तो कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ है, पर रिमूवल का प्रोसेस कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं दिया हुआ है, ये जज इंक्वायरी एक्ट 1968 में दिया हुआ है। इसमें भी सेम चीज़ है, या तो 100 मेंबर लोकसभा का या तो 50 मेंबर राज्यसभा का बताएगा, मतलब प्रपोजल लाएगा, मोशन लाएगा। अगर स्पीकर या चेयरमैन जो है वो एक्सेप्ट करते हैं तो एक्सेप्ट होगा, तब आगे बढ़ेगा, नहीं एक्सेप्ट करते तो वही ख़त्म हो गया। ये एक्सेप्ट किए, उसके बाद जो है वो इन्वेस्टिगेट किया जाएगा चार्ज को। एक 3 मेंबर का कमेटी बनेगा जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट रहेंगे, एक जज ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहेंगे, एक जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट रहेंगे और चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट रहेंगे, और एक डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट रहेंगे। ठीक है, अगर मान लीजिए उनको जो कमेटी है वो बोलती है कि हाँ ये काम जो ये किए हैं वो गलत है, ये प्रूव हो जाता है कि वो जो काम किए हैं वो गलत है, तो फिर उसको पास करवाया जाएगा पार्लियामेंट में 50%, मतलब स्पेशल मेजॉरिटी से। क्या ध्यान रखना है, स्पेशल मेजॉरिटी से। स्पेशल मेजॉरिटी का क्या मतलब होता है, 50% ऑफ टोटल एंड 2/3 ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग। आई होप आपको ये सब चीज़ अब एकदम अच्छे से याद हो गया होगा। स्पेशल मेजॉरिटी का मतलब यही होता है। ठीक है, तो इस तरीके से पास हो जाएगा। अगर मान लीजिए पास हो गया दोनों हाउस में तो फिर हो गया प्रेसिडेंट, मतलब फिर उसके बाद प्रेसिडेंट के पास जाएगा, फिर वो जज जो भी रहेंगे वो इम्पीच हो जाएंगे। ठीक है, हालांकि साइन प्रेसिडेंट का ही होता है। और एक और बात ध्यान रखिएगा, अभी जैसे हम बोल दिए कि वो जज जो भी रहेंगे वो इम्पीच हो जाएंगे, इम्पीच वर्ड जो है ना वो सबके लिए नहीं यूज़ किया जाता है। इम्पीच वर्ड केवल प्रेसिडेंट के लिए यूज़ किया जाता है, बाकी जितने भी लोग हैं सब रिमूव होते हैं। ठीक है, तो अभी जो हम बोले कि जज इम्पीच हो जाएंगे, ये टेक्निकली रॉन्ग सेंटेंस है। जज हमेशा क्या होंगे, रिमूव होंगे, या बाकी कोई भी हो, वाइस प्रेसिडेंट हो या कोई भी हो, वो हमेशा रिमूव होते हैं, उनका रिमूवल होता है। इम्पीचमेंट सिर्फ और सिर्फ प्रेसिडेंट का होता है। ठीक है, अगर ट्रांसफ़र का बात करें तो हाई कोर्ट में तो जज आपस में ट्रांसफ़र होते रहते हैं, इस कोर्ट का जज वहाँ चला गया, वहाँ के जज यहाँ आ गए, तो दिस इज़ अ कॉमन प्रोसेस। ये भी काम कौन करता है, प्रेसिडेंट ही करते हैं। अभी तक ध्यान रखना है, सिर्फ और सिर्फ ओथ गवर्नर दिलवाए हैं, बाकी सारा काम प्रेसिडेंट किए हैं। ठीक है, 3rd जज केस जो 1998 में हुआ था उसमें बोले थे कि 4 सीनियर मोस्ट जज को कंसल्ट करेंगे ट्रांसफ़र के केस में, और साथ में चीफ जस्टिस ऑफ आने वाला हाई कोर्ट और जाने वाला हाई कोर्ट। मतलब मान लीजिए ये एक हाई कोर्ट है, ये एक हाई कोर्ट है, इसके चीफ जस्टिस होंगे, इसके चीफ जस्टिस होंगे, तो ये दोनों को कंसल्ट किया जाएगा। और 4 सुप्रीम कोर्ट के जज को कंसल्ट किया जाएगा, किसके द्वारा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के द्वारा। ठीक है, फिर जुरिस्डिक्शन एंड पावर ऑफ हाई कोर्ट। अभी तक हम लोग जैसे पढ़े थे, तो हाई कोर्ट के जुरिस्डिक्शन कितना उनका है, क्या पावर है, इसके बारे में भी पढ़ेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत डिटेल में ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ है कि ये पावर है ये नहीं है, पर वो होता है ना कि हम पढ़ के समझ जाते हैं, रीड बिटवीन द लाइंस जिसको कहते हैं, तो वो कर सकते हैं हम लोग। तो इसमें रहता क्या है कि प्रेजेंट मल्टीपल सोर्स से निकाला गया है क्या क्या है इनका पावर है, जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन, लेटर पेटेंट, ये सब डिफरेंट है, इससे बताया गया है कि उनके पास क्या क्या पावर है। सबसे पहला तो हम लोग देखते हैं ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन, कि मान लीजिए कोई भी डिस्प्यूट है जो डायरेक्ट उनके पास जा रहा है, उसको हम लोग ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन कहते हैं। जैसे कि इलेक्शन ऑफ पार्लियामेंट और लेजिस्लेचर, जैसे हम लोग क्या पढ़े थे, प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के केस में हम लोग क्या पढ़े थे कि इनका ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन जो है वो सुप्रीम कोर्ट के पास है, पर पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर का जो ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है डिस्प्यूट के केस में वो हाई कोर्ट के पास है। उसके बाद रेवेन्यू मैटर कुछ हो गया ऐसा, या फंडामेंटल राइट का इन्फोर्समेंट, रेट जुरिस्डिक्शन पढ़ा है ना आर्टिकल 226 में। ओके, फिर बाकी द 4 हाई कोर्ट्स दैट इज कोलकाता, बॉम्बे, मद्रास एंड हाई दिल्ली हैव ओरिजिनल सिविल जुरिस्डिक्शन इन क्लास ऑफ हायर वैल्यू। ठीक है, थोड़ा सा ये रहता है। उसके बाद रेट जुरिस्डिक्शन 226 में है, फंडामेंटल राइट का अगर आपका वायलेशन होता है तो आप डायरेक्ट हाई कोर्ट जा सकते हो। दिस इज़ नॉट एक्सक्लूसिव है बट कंकरेंट विद सुप्रीम कोर्ट। हम बहुत बार बता दिए आपको कि रेट जुरिस्डिक्शन सुप्रीम कोर्ट के पास भी है, हाई कोर्ट के पास भी है, बट डिफरेंस है कुछ कुछ। अगर आपको याद हो गया है तो आप एक बार ज़रूर बता दीजिए। ठीक है, हाउएवर द रेट जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट इज वाइडर, हाई कोर्ट इज वाइडर। ध्यान दे रहे हैं, हाई कोर्ट वाइडर है, एक्सपेक्ट नहीं करेंगे लोग, बट हाई कोर्ट का ही रेट जुरिस्डिक्शन वाइडर होता है। ठीक है, फिर अपीलिएट जुरिस्डिक्शन, सिविल मैटर हो, क्रिमिनल मैटर हो,
नीचे सबऑर्डिनेट कोर्ट से अगर आप हार गए या कुछ आपको अपील करना है तो आप कहाँ जाइएगा, हाई कोर्ट में जाइएगा ना, आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट तो नहीं जा सकते, हाई कोर्ट में जाइएगा, फिर हाई कोर्ट से फिर आप स्पेशल लीव पिटीशन या किसी भी तरीके से आप फिर सुप्रीम कोर्ट में जाइएगा। ठीक है, तो ये इसका पीलियड जुरिस्डिक्शन हो गया। फिर सुपरवाइजरी जुरिस्डिक्शन हो गया कि उसके नीचे वाला जितना भी कोर्ट हो ना सबऑर्डिनेट कोर्ट, एक्सेप्ट मिलिट्री, मिलिट्री लिखा होगा, मिलिट्री कोर्ट नहीं और ट्रिब्यूनल भी नहीं, इन दोनों को छोड़ के बाकी जितने भी कोर्ट होंगे उस पर इसका सुपर मतलब कौन वहाँ पे काम करेगा, कौन क्या करेगा, इन सब के बारे में वो ध्यान देता है। सुपरिटेंडेंस है हाई कोर्ट का इन सारे कोर्ट पे। फिर फॉलोइंग पॉइंट्स आर टू बी नोटेड विथ रिस्पेक्ट टू सुपरवाइजरी जुरिस्डिक्शन, इट कवर्स नॉट ओनली एडमिनिस्ट्रेटिव सुपरिटेंडेंस बट ऑल्सो जुडिशियल सुपरिटेंडेंस। मैं बता सकती है कि तुम ये इंक्वायरी या मतलब तुम ये जो केस ले रहे हो ये मत लो इस तरीके से। ठीक है, रिवीजन भी कर सकती है। और सुओ मोटो, सुओ मोटो का मतलब क्या होता है कि खुद से ही वो बता सकती है कि ये काम मतलब होता है ना कोई काम हम खुद से कर लेंगे, दैट इज़ व्हाट वी कॉल सुओ मोटो। कंट्रोल ओवर सबऑर्डिनेट कोर्ट, सबऑर्डिनेट कोर्ट में हर मैटर में कंट्रोल रहता है, जैसे कि इट इज़ कंसल्टेड बाय गवर्नर इन मैटर ऑफ अपॉइंटमेंट, पोस्टिंग एंड प्रमोशन ऑफ। मान लीजिए डिस्ट्रिक्ट जज है, उसका पोस्टिंग कौन करेगा, गवर्नर करेंगे। गवर्नर किससे पूछेंगे, मतलब कंसल्ट करेंगे तो डिस्ट्रिक्ट जज से कंसल्ट करेंगे, मतलब हाई कोर्ट के जज से कंसल्ट करेंगे डिस्ट्रिक्ट जज को अपॉइंट करने के लिए। इट डील्स विद द मैटर ऑफ पोस्टिंग, प्रमोशन, ग्रांट ऑफ लीव, मतलब जो भी होगा वो हाई कोर्ट ही डील करता है। इन केस इट कैन विड्रॉ अ केस पेंडिंग इन सबऑर्डिनेट कोर्ट। ठीक है, इट्स लॉ इज ऑल्सो बाइंडिंग। सो दिस वॉज ऑल फॉर दिस लेक्चर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। हम एक बार और आपको ये आर्टिकल्स रिवाइज करवा देते हैं। 214 में कि हाई कोर्ट होता है, फिर 215 में कि हाई कोर्ट जो है वो कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड होता है, मतलब उसका जो भी जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट या प्रोसीडिंग होगी वो आगे भी ध्यान में रखी जाएगी। हाई कोर्ट का कॉन्स्टिट्यूशन, अपॉइंटमेंट एंड कंडीशन ऑफ जज, कौन अपॉइंट करता है, प्रेसिडेंट करते हैं। ओथ जो है वो कौन दिलवाता है, गवर्नर। बाकी सारा काम प्रेसिडेंट करते हैं। ओथ कौन से आर्टिकल में, 219 में है। ठीक है, फिर 220 में है रेस्ट्रिक्शन ऑन प्रैक्टिस आफ्टर बीइंग द परमानेंट जज। उसके फिर आपको ध्यान रखना है 226 के बारे में कि हाई कोर्ट के पास भी रेट जुरिस्डिक्शन होता है, रिटायर्ड जज को बुलाया जा सकता है, एक्टिंग जज चीफ जस्टिस बनाया जा सकता है, एक्टिंग जज लाया जा सकता है ट्रांसफ़र के केसेस में। तो इन सब केसेस में हम लोग हाई कोर्ट का इम्पोर्टेंस जानते हैं। आज हम लोग बहुत डिटेल में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के बारे में पढ़ लिए। तो इस तरीके से हमारा जुडिशरी ख़त्म होता है। दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।